गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने थ्योरी क्लास में देखेंगे इनपुट डिवाइसेस। तो आप सभी ने इससे पहले जो क्लासेस में देखा था पार्ट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, तो इसी से अब हम इसको क्लासीफाई करेंगे कि कौन से पार्ट्स इनपुट हैं और कौन से पार्ट आउटपुट हैं। सबसे पहले हम ये क्लियर करेंगे इनपुट डिवाइस होता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो डिवाइस जिसके द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर कमांड या डाटा भेज सकें वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। कोई भी वो डिवाइस जिसके थ्रू हम डाटा या कमांड इनपुट भेज पाते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे आपका कीबोर्ड, माउस, ठीक है, जॉयस्टिक, डिजिटल पेन, ये सारे डिवाइस हैं, ये सब इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। तो इसको भी हमने 4 कैटेगरी में बांटा है। जो इनपुट डिवाइस है वो हमारा 4 कैटेगरी में बटा हुआ है। आप देख सकते हैं ये हमारा इनपुट डिवाइस और उसके 4 कैटेगरी। तो सबसे पहले है टाइपिंग इनपुट डिवाइस, ठीक है। उसके बाद हमारा पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, और फिर अपन देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो अगला टॉपिक है वो स्कैनिंग इनपुट डिवाइस है, और लास्ट में ऑडियो विजुअल इनपुट डिवाइस। तो एक एक करके इन डिवाइसों का इंट्रोडक्शन लेते हैं, और इंट्रोडक्शन के बाद हम इस चैप्टर में, ठीक है, इन सारे जो डिवाइसेस हैं इनको बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन सारे डिवाइस का। तो सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं टाइपिंग इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पर जो पहला है हमारा कीबोर्ड, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। जो कीबोर्ड है, जिस तरीके से मॉनिटर को हम प्राइमरी आउटपुट डिवाइस कहते हैं, वैसे ही हम कीबोर्ड को प्राइमरी इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, अब क्यों कहते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर एक यूजर सिस्टम पे बैठा है तो वो सबसे ज्यादा 2 चीजों का उपयोग करता है, माउस और कीबोर्ड, ठीक है। और उससे भी ज्यादा उपयोग करता है कीबोर्ड को, क्योंकि कीबोर्ड से ही सारे बेसिक इनपुट, ठीक है, सिस्टम के अंदर डाले जाते हैं। तो हमारा जो कीबोर्ड है सबसे प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। उसके बाद होता है हमारा एक टर्मिनल, ठीक है। तो टर्मिनल वो डिवाइस होते हैं जो मेन सर्वर से जानकारी को लेते भी हैं और मेन सर्वर में जानकारी डालते भी हैं, ठीक है। तो ये है हमारा टर्मिनल, ठीक है। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। 3 प्रकार के टर्मिनल होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। तो एक ऐसा इनपुट डिवाइस जो किसी भी चीज को पॉइंट करके, अर्थात टच कर करके उसको सिस्टम के अंदर भेजे, ठीक है, उस कमांड को या उस डाटा को, वो कहलाता है हमारा पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस में होता है माउस, ठीक है। तो सबसे पॉपुलर और सबसे फेमस इनपुट पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है आपका माउस, ठीक है। माउस, ठीक है। माउस में राइट क्लिक करने का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, स्क्रॉल करने का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। और सबसे ज्यादा कंप्यूटर में कीबोर्ड के बाद अगर किसी चीज का उपयोग होता है तो वो है हमारा माउस। इसके बाद हम देख सकते हैं जॉयस्टिक, ठीक है। जॉयस्टिक में किसी भी आकृति को पॉइंट करने के लिए, उसको मूव कराने के लिए ड्रैग करके उपयोग किया जाता है। इसको कहते हैं जॉयस्टिक। इसका उपयोग बेसिकली बच्चे करते हैं कोई भी गेम खेलने के लिए। ये बिल्कुल आप जैसे किसी कार वगैरह में जो गियर होता है बिल्कुल वैसा ही होता है, जिसको हम एक हाथ में पकड़ कर मूव करते हैं, और जैसे जैसे हम मूव करते हैं आपके सिस्टम के अंदर की आकृति भी उसी तरीके से मूव होती है। अगला है हमारा ट्रैक बॉल, ठीक है। तो ट्रैक बॉल जो होता है, जिस तरीके से माउस को मूव कराने के लिए नीचे एक बॉल लगा होता है, ठीक है, वैसे ही ट्रैक बॉल में ऊपर एक बॉल लगा होता है, ठीक है, जिसको टच करने से, ठीक है, जिसको टच करने से आकृतियां, ठीक है, आपके जो सिस्टम के ऊपर का जो पॉइंटर है वो दाएं बाएं मूव करता है, ठीक है। और आजकल लैपटॉप वगैरह में आप ट्रैक बॉल देख सकते हैं। अगला जो हमारा ऑप्शन है टच स्क्रीन, ठीक है। तो टच स्क्रीन तो बहुत ही कॉमन है, आप देख सकते हैं आजकल सेल फोन वगैरह में, ठीक है। और आजकल जितने भी ज़्यादातर डिवाइसेस बनाए जा रहे हैं, चाहे एटीएम हो, चाहे फिर रेलवे रिजर्वेशन काउंटर के पास लगा हुआ आपका जो पिनल स्टेटस मशीन हो, सभी में टच स्क्रीन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि टच स्क्रीन को आसानी से हम टच करके अपना जो भी काम है वो कर सकते हैं। और ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली होता है, क्योंकि जिस चीज़ को आपको टच करना है आप सीधे उसी को टच करते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन है हमारा लाइट पेन। लाइट पेन को इलेक्ट्रॉनिक पेन या स्टाइलस कहते हैं, ठीक है। ये इसका जो हेड होता है वो इलेक्ट्रॉनिक होता है, और कोई भी हम जो कंटेंट राइट करते हैं इसके अंदर, उसको हम कंप्यूटर के अंदर बाद में सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, लाइट पेन को इलेक्ट्रॉनिक पेन या स्टाइलस भी कहा जाता है। इसके बाद है डिजिटाइजिंग टैबलेट। डिजिटाइजिंग टैबलेट एक ऐसा टैबलेट है जिस पर कोई भी आकृति बनाकर उसको आप तुरंत ही कंप्यूटर के अंदर ले सकते हैं। अगर आप उदाहरण के लिए अगर आप एक सिग्नेचर भी करते हैं, ठीक है, तो आप सिग्नेचर को सीधे कंप्यूटर के अंदर भेज सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा आरटीओ ऑफिसेस वगैरह में जहां पर सिग्नेचर कराया जाता है, वहां पे सीधे आप टच पैड में साइन करते हैं और वो सिग्नेचर सीधे ही कंप्यूटर के अंदर इनपुट हो जाता है। अगला है हमारा स्कैनिंग इनपुट डिवाइस, ठीक है।
स्कैनिंग इनपुट डिवाइस। तो एक ऐसा डिवाइस जहां पर किसी भी चीज को स्कैन कर करके उसकी आकृति को सिस्टम के अंदर भेजा जाता है, वो कहलाता है हमारा स्कैनिंग इनपुट डिवाइस। तो इसमें सबसे पहले है हमारा इमेज स्कैनर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो डिवाइस है वो है हमारा इमेज स्कैनर। इमेज स्कैनर के माध्यम से आप किसी भी इमेज को, ठीक है, फोटो खींचकर या इमेज से स्कैनर से स्कैन करके आप सिस्टम के अंदर एक जेपीईजी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जेपीईजी आप किसी भी फॉर्मेट में ले सकते हैं, सीधा कहें तो उसका एक इमेज हम सिस्टम के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा होता है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर के बारे में आप सभी देखे होंगे। बार कोड रीडर जो एक बहुत ही पतली पतली डंडी होती है, ठीक है, इनको एग्जैक्टली सेम जैसा है उसी आकृति में इसकी फोटो लेकर, ठीक है, इसको सिस्टम के अंदर भेजने का काम करता है बार कोड रीडर। आपने देखा होगा कि कोई भी डिवाइस हो, चाहे फिर वो एक पेन हो, चाहे फिर वो एक बड़ा से बड़ा डिवाइस हो, हर में बार कोड रीडर होता है, बार कोड होता है। और उस बार कोड के बारीक अक्षर को आप अपने आंखों से सेम एज इट इज नहीं लिख सकते, जिसको बार कोड रीडर में बस एक बार क्लिक करने से बार कोड रीड करके उसको सिस्टम के अंदर भेज देता है, ठीक है। इसका उदाहरण अगर आपको देखना हो तो सबसे अच्छा उदाहरण होता है इसका स्पीड पोस्ट करने। जब आप कभी जाएंगे तो वहां पर बार कोड रीडर से जितनी बार भी क्लिक किया जाता है उस बार कोड को रीड करके सिस्टम के अंदर भेजा जाता है। अगला है हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर को आपने बहुत ही इजीली देखा होगा। आजकल जितने भी ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, ठीक है, सॉरी ऑफलाइन एग्जाम होते हैं जिनका ऑनलाइन हम फॉर्म भरते हैं, जैसे आप व्यापम का फॉर्म देख सकते हैं, या फिर किसी भी एग्जाम में कोई भी एग्जाम आप दिलाते हैं, तो जहाँ पर आपको गोल गोल घेरने के लिए जो बॉक्स मिलता है, आप वहाँ पे गोल गोल वहाँ पे निशान लगाते हैं और जब आपका एग्जाम ओवर हो जाता है, ठीक है, तो आप उसको सबमिट करते हैं। सबमिट करने के 15 दिन से 20 दिन, कभी कभी बहुत जल्दी, कई बार तो 7 दिन बाद भी रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, तो वो इसी मशीन के कारण होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है वो सारी चीजों को छोड़ देता है, सिर्फ उन गोल गोल धब्बों को रीड करता है, ठीक है। और एक बार अगर हम एक पेज रखते हैं तो एक पेज को 1 मिनट में रीड करके आपको पूरा आंसर बता देगा कि कितने जगह पे आपने सही किया और कितने जगह पे गलत किया। तो ये होता है हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो जिसमें लगा हुआ जो ऑप्टिक्स है वो आपके उन मार्क को बहुत बारीकी से रीड करके और एकदम सही रीड करके आपको आंसर देता है। इसीलिए कहा जाता है जब भी हम एग्जाम दिलाने जाते हैं, आपने एग्जाम दिलाया होगा, कि आपको ब्लैक पेन का यूज करना है, क्योंकि ब्लैक पेन को जो ऑप्टिकल मार्क रीडर है बहुत ही अच्छे तरीके से रीड करता है। अगला जो हमारा डिवाइस है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और इमेज स्कैनर में बहुत बेसिक सा अंतर है। अगर हम ऑप्टिकल कैरेक्टर सॉरी इमेज स्कैनर को देखें, इमेज स्कैनर सीधे से किसी भी इमेज का सीधा स्कैन करके उसका एक चित्र जो है सिस्टम के अंदर भेज देता है, ठीक है। जबकि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसी भी इमेज को स्कैन करता है और उसमें लिखे हुए कैरेक्टर को एज इट इज कंप्यूटर के अंदर छपाई करता है, ठीक है, एज इट इज उसी कैरेक्टर को कंप्यूटर के अंदर छपाई करता है। अर्थात जैसे अगर मान लीजिए कहीं मैं एक इमेज को स्कैन करता हूँ, वहां पे लिखा हुआ है सत्य प्रकाश कश्यप, ठीक है, तो वो इमेज को तो अंदर लेगा पर उसका जो वो इमेज को नहीं लेगा, सिर्फ कैरेक्टर को लेगा, सत्य प्रकाश कश्यप, ठीक है। मतलब अगर हम एक पेज को लेते हैं, ठीक है, तो इस पेज को अगर हम इमेज के ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर से इसको स्कैन करते हैं, तो जैसे इसको स्कैन करेगा इसमें लिखे हुए सारे कैरेक्टर वहां पर ओसीआर फॉर्म में, ठीक है। ओसीआर फॉर्म कौन सा होता है? आस्की कैरेक्टर, ठीक है। आस्की कैरेक्टर मतलब सीधे से हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट रहता है और आपको बिना टाइप किए हुए ही सारा जो कैरेक्टर है वो जीवंत मिल जाएगा और आप उसमें जो भी बदलाव करना चाहें भी बदलाव कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अब हम चलते हैं ऑडियो विजुअल की तरफ, ठीक है, ऑडियो विजुअल डिवाइस, ठीक है। अब ऑडियो विजुअल जो डिवाइस होता है हमारा, सबसे पहले हमारा वॉइस रिकॉग्निशन, ठीक है, वॉइस रिकॉग्निशन बिल्कुल आपके, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जैसे जिस तरीके से किसी इमेज का हम फोटो खींचते हैं तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली वो कैरेक्टर जाकर जीवंत हो जाते हैं, वैसे ही वॉइस रिकॉग्निशन सबसे अच्छा टेक्निक है जिसके अंदर एक यूजर बोलता जाता है और जो कैरेक्टर है अपने आप टाइप होते जाते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर। आजकल आप गूगल में देखे होंगे, जैसे ही आप गूगल को क्लिक करते हैं तो गूगल के साइड में एक छोटा सा माइक आ जाता है, वही है आपका वॉइस रिकॉग्निशन। अगर आपके सिस्टम में माइक्रोफोन लगा है तो आप उसको टच करेंगे वॉइस रिकॉग्निशन को और उसके बाद जब आप बोलना शुरू करेंगे तो सारे के सारे अक्षर अपने आप टाइप होना शुरू हो जाता है। तो ये है हमारा वॉइस रिकॉग्निशन, ठीक है। अगला है हमारा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक ऐसा डिवाइस है जो एनालॉग साउंड को कैप्चर करता है और उसको आपके सिस्टम के अंदर डिजिटल फॉर्म में भेजता है, ठीक है, जिसे हम अपने सिस्टम में स्टोर कर सकते हैं। और लास्ट में है डिजिटल कैमरा, ठीक है।
डिजिटल कैमरा। आज का आप देख सकते हैं कि जो एक नॉर्मल पहले फिल्म वाला जो कैमरा होता था उसको रिप्लेस करके सिर्फ डिजिटल कैमरा का यूज़ किया जा रहा है, तो वो यही है, क्योंकि डिजिटल कैमरा का जो पिक्चर क्वालिटी है वो बहुत ही बेस्ट होता है। दूसरा, डिजिटल कैमरा के अंदर एक हम मेमोरी कार्ड लगाते हैं जिसमें हम चाहें तो 50, 100 जितना भी फोटो खींचना चाहें खींच सकते हैं, परंतु आवश्यकता नहीं होने पर हम अननेसेसरी फोटोज को डिलीट कर सकते हैं और सिर्फ अपने काम के फोटो को हम रखेंगे, ठीक है। और एक मेमोरी कार्ड को हम कई और उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत ही मतलब एक कहना चाहिए जो हम फोटो खींचने में, फोटो धुलवाने में जो बहुत सारा पैसा वेस्ट करते थे, वो जब से डिजिटल कैमरा आया बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल हो गया है और हमको इसको धुलवा के रखने की जरूरत नहीं, हम इसको चाहें तो अपने सिस्टम के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये है हमारे सारे के सारे इनपुट डिवाइस। अगर हम एक फ्रेम में देखें तो इतने सारे इनपुट डिवाइस का हमको यूज़ करना होता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो अब कंप्यूटर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं, उनका बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद अब हम चलते हैं एक कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए कीबोर्ड की तरफ, ठीक है, क्योंकि कीबोर्ड प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। तो सबसे पहले हम कीबोर्ड को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कीबोर्ड की संरचना के बारे में बताना चाहूँगा। आप देख सकते हैं ये है हमारा कीबोर्ड, ठीक है, ये है हमारा कीबोर्ड। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे सेक्शंस में ये बटे हुए हैं। मैं आपको विस्तार से इसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक कीज, सॉरी, क्योंकि ये कंप्लीट कीबोर्ड है तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले आता है अल्फा न्यूमेरिक की। इसमें ए से लेकर जेड तक के की होते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे कीज यहाँ पर हैं, ये हमारे कीज ए से लेकर जेड तक। और उसके बाद हम देखते हैं न्यूमेरिक कीबोर्ड, ठीक है। तो न्यूमेरिक कीपैड को हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा 1, 2, 3 और इसी तरीके से पूरे 9 तक है, साथ में 0 का ही बटन है हमारे पास। और वैसे ही ये जो कीज हैं यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक के सीधे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये 1 से लेकर 9 और 0, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे न्यूमेरिक कीबोर्ड। उसके बाद हम देखते हैं फंक्शन की, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं F1 से लेकर 12 तक का फंक्शन की दिया हुआ है हमारे कीबोर्ड पे, ठीक है। ये जो फंक्शन की होते हैं किसी विशेष काम को संपादित करने के लिए होते हैं। और जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो अगर हम फंक्शन की को प्रेस करते हैं तो जो फंक्शन उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए इस फंक्शन की में सेट होता है वो टास्क ओपन हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम MS वर्ड ओपन करते हैं, ठीक है, और MS वर्ड में F1 का बटन दबाते हैं तब हेल्प का जो ऑप्शन है वो खुलता है, ठीक है, कि आप किस प्रकार का हेल्प चाहते हैं MS वर्ड से। वैसे ही बहुत अलग अलग सॉफ्टवेयर में इन जो फंक्शन की है इनका अलग अलग रोल होता है। इसके बाद हम देखेंगे स्पेशल पर्पस की, या उसी को हिंदी में बोला जाता है विशिष्ट उद्देश्य की। आप देख सकते हैं ये ऊपर बहुत सारे कीज बने हुए हैं, कैलकुलेटर के, PC का शटडाउन का, मैसेज मेल का, ठीक है, वॉल्यूम अप डाउन का, ठीक है, और म्यूट का, और यहाँ पर नेक्स्ट का, ठीक है। तो ये हमारे विशिष्ट उद्देश्य की हैं, या सामान्य भाषा में एक यूजर इसको मल्टीमीडिया की भी बोलता है, ठीक है। तो ये है हमारा कीबोर्ड का, ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य की। इसके बाद हम देखते हैं मॉडिफायर कीज, ठीक है। तो ये जो आप देख सकते हैं शिफ्ट है, ठीक है, टैब है, ठीक है, कंट्रोल है, ये सब हमारे मॉडिफायर की हैं। इन की के अपने अपने रोल होते हैं और इन की को आप इंडिविजुअल यूज करेंगे तब इससे ज़्यादातर फायदा नहीं होता। इसको किसी दूसरे की के साथ, ठीक है, जैसे कंट्रोल प्लस A, इन दो बटन को अगर हम एक साथ प्रेस करेंगे तो जो सारा कंटेंट है वो हमारा सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। टैब बटन को प्रेस करने से एक्सेल में हम जंप करते हुए अगले सेल तक जंप करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इन मॉडिफायर की का अपना एक अलग रोल होता है, ठीक है, अलग कार्य के लिए बना हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कर्सर मूवमेंट की। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 4 की है ये हमारे कर्सर मूवमेंट की हैं। आप ध्यान देख सकते हैं ये नीचे की तरफ जाने के लिए, ये ऊपर की तरफ जाने के लिए, ये दाएं और ये बाएं, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास 4 की हैं, इनको कर्सर मूवमेंट की कहा जाता है, ठीक है। तो ये टोटल हमारे कीबोर्ड की संरचना है। एक कीबोर्ड में टोटल 104 से लेकर 108 तक के बटन होते हैं, ठीक है। आपको ध्यान देना है 104 से लेकर 108 तक के बटन होते हैं। संरचना के बाद हम देखते हैं कीबोर्ड के टाइप्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये हमारा मैकेनिकल कीबोर्ड, ठीक है। मैकेनिकल कीबोर्ड शुरुआती समय में जब कंप्यूटर की शुरुआत हुई तो जो कीबोर्ड बनाया गया वो मैकेनिकल कीबोर्ड था। मैकेनिकल कीबोर्ड में आप देख सकते हैं बेसिकली जो प्रयोग किया गया था वो एक सिरेमिक का प्लेट था, और सिरेमिक के प्लेट में जो कीज होते हैं उसको सोल्डिंग करके लगाया जाता है, ठीक है। और इन कीज में मतलब इनकी जो कॉस्टिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये कीबोर्ड लगभग 16 से 17 हज़ार में आता है।
और इनका जो जिस तरीके से अभी हम मेम्ब्रेन कीबोर्ड को यूज करते हैं, जो इनका स्मूथनेस है उस लेवल का स्मूथनेस इसमें नहीं होता है। इससे अगर लंबे समय तक कार्य करना हो तो आप इसमें बहुत ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकते। मान के चलिए अगर आप 1 घंटे भी काम करते हैं तो आपके हाथ में दर्द शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये होगा हमारा मैकेनिकल कीबोर्ड। परंतु अब इसके हम पॉजिटिव की तरफ चलते हैं, इसकी पॉजिटिव पॉइंट्स की तरफ। कि जो पहला पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अगर इसमें कोई भी की खराब होता है तो आप उसको डीसोल्ड करके हटा सकते हैं और नया की उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा मैकेनिकल कीबोर्ड। ठीक है, जिसमें रिपेयरिंग की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं और आप कोई भी की को रिप्लेस करके नया की लगा सकते हैं। तो आप मान के चलिए इससे आपके जो कीबोर्ड की लाइफ है बहुत लंबी होगी। ठीक है, ये है हमारा मैकेनिकल कीबोर्ड और इसके जो एक्सपेंसेस हैं वो इसको हमसे बहुत दूर रखते हैं। दूसरा है हमारा मेम्ब्रेन कीबोर्ड। वर्तमान में जो सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला कीबोर्ड है वो है हमारा मेम्ब्रेन कीबोर्ड। मेम्ब्रेन कीबोर्ड में हम सिंपल प्लास्टिक की कीज का प्रयोग करते हैं और इन कीज को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, मतलब ये की प्रॉपर फंक्शन करें इसके लिए इसके नीचे हम एक प्लास्टिक का फिल्म लगा होता है जिसमें पूरा सर्किट बना हुआ होता है। ठीक है, और उन सर्किट को जाकर जब की टच करते हैं तो वो कमांड कंप्यूटर के अंदर पहुंचता है। ठीक है, ये कीज बहुत सस्ते होते हैं। आप इसको नॉर्मली 300 रुपए से लेकर 1000 तक के कीबोर्ड खरीद सकते हैं। ठीक है, परंतु इन कीबोर्ड का एक नुकसान ये भी है कि अगर इसमें फिल्म में सर्किट कहीं पर भी खराब होता है तो इसमें रिपेयरिंग की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं होती। आपको सीधे सीधे कीबोर्ड रिप्लेस करना पड़ेगा। परंतु मैं आपको बताना चाहूंगा वर्तमान में यही कीबोर्ड बहुत ही ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। और दूसरा इसका रीजन ये है क्योंकि इस कीबोर्ड में आपके हाथ में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, बहुत ही स्मूथ रहता है। ठीक है, आसानी से आप काम कर सकते हैं। साथ ही साथ मैकेनिकल कीबोर्ड में कुछ फंक्शंस उपलब्ध नहीं होते जैसे मल्टीमीडिया की, ठीक है, फंक्शंस की, तो ये सारे फंक्शन इस कीबोर्ड में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तीसरा होता है हमारा वायरलेस कीबोर्ड। ठीक है, तो वायरलेस कीबोर्ड एक ऐसा कीबोर्ड है जिसमें आपको कंप्यूटर से कीबोर्ड को जोड़ने के लिए तार लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप अपने कीबोर्ड को अपने पास रखिए और एक छोटा सा डिवाइस बस आपको आपके सीपीयू में लगाना पड़ेगा। इसके बाद आप दूर लगभग अगर आप एक खाली बड़े हॉल में हैं तो वहाँ पर 50 मीटर की दूरी में भी अपने कीबोर्ड को ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, 50 और अधिक से अधिक 100 मीटर तक भी जा सकते हैं अगर आप किसी प्रोजेक्टर में काम कर रहे हैं तो, ताकि आपको कैरेक्टर दिखाई दे। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है, इससे आप आसानी से अपने कीबोर्ड को अपने हाथ में लेकर मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा वायरलेस कीबोर्ड। वर्तमान में वायरलेस कीबोर्ड का चलन बहुत है क्योंकि इससे हम आसानी से इसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे केबल होता है वहाँ पे थोड़ा सा हमको काम करने में दिक्कत होता है। और लास्ट में हम देखेंगे ऑर्गेनामिक की। ठीक है, ऑर्गेनामिक की क्या होता है? तो आजकल जो कुछ कंपनियां हैं जहाँ पर जो उनके पास जो डेटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं उनको अगर हम एक नॉर्मल कीबोर्ड देते हैं इस तरीके का, ठीक है, तो उनको फंक्शन करने में बहुत दिक्कत होता है क्योंकि ये दिन भर अगर हाथ इस तरीके से सीधा है तो उनको बहुत दिक्कत होगा ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो कंपनीज हैं वो आजकल ऑर्गेनामिक कीज का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि अगर एक यूजर काम कर रहा है तो उसका हाथ ऐसे ना हो, ऐसा हो, इसलिए सारे की को एक तरफ ऐसे रख देते हैं और सारे की बाकी की को दूसरे हाथ के लिए इस तरीके से रखते हैं। ठीक है, ताकि जो टाइपिस्ट है उसके हाथ में बिल्कुल भी पेन ना हो। तो आप देख सकते हैं ऑर्गेनामिक की इस तरीके का होता है जिसमें एक तरफ की इधर है और बाकी की इधर है। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्गेनामिक की। ठीक है, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है टर्मिनल। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा टर्मिनल वो कनेक्शन होता है जो कि हमको डाटा को सर्वर तक पहुंचाने में एक माध्यम का रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में आपने देखा होगा या बैंक में देखा होगा, ठीक है, या फिर आपने रिजर्वेशन काउंटर में देखा होगा। तो जहाँ पे हम रिजर्वेशन कराते हैं या फिर बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, ये सारे टर्मिनल हैं जो डाटा को कलेक्ट करते हैं या डाटा को लाकर हमको शो करते हैं। जैसे कि अगर एक बैंक में बैठे कर्मचारी से हम पूछते हैं कि सर हमारे अकाउंट में कितना पैसा है, तो वो डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे। हम जैसे अपना अकाउंट डिटेल बताएंगे वो अकाउंट नंबर को एंटर करके जानकारी प्राप्त करके हमको बताएंगे कि हमारे अकाउंट में कितना पैसा है। वैसे ही जब हमको अगर पैसा जमा करना है तो वो हमसे पैसे लेंगे, उसके बाद उस पैसे को हमारे अकाउंट में ऐड करने के बाद सर्वर तक भेजेंगे और सर्वर उसको अपडेट करेगा। अगर हमारे अकाउंट में 10,000 है और हमने 5 दिया तो वो 15,000 हो जाएगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल। तो टर्मिनल 3 टाइप के होते हैं, डम्ब टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल। तो सबसे पहले अपन देखते हैं डम्ब टर्मिनल। ठीक है, एक ऐसा टर्मिनल जिसमें
बिल्कुल भी कोई सेंस नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन लेता है या इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, खुद से इंफॉर्मेशन को एक्सेस बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ठीक है, वो कहलाता है डम्ब टर्मिनल। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा रेलवे स्टेशन का रिजर्वेशन काउंटर और जो आपका बैंक है, ये सारी चीजें आपने देखा होगा। बैंक में आप रिजर्वेशन काउंटर में जाकर पूछते हैं कि हमें यहाँ का टिकट बुक कराना है, ठीक है, जांजगीर कहीं जाने के लिए। तो वहां पर सबसे पहले जो टिकट काउंटर में बैठा व्यक्ति क्या करता है कि सर्च करता है कि टिकट अवेलेबल है या नहीं। उनको बिल्कुल भी ये अनुमान नहीं होता। इन केस अगर वहां पर लिंक फेल है तो वहां पर बोर्ड लगा दिया था कि लिंक फेल, क्योंकि बिना लिंक के वो किसी भी सर्वर को एक्सेस करके आपको ये नहीं बता सकते कि सीट अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि जो मेन डाटा वो सर्वर में रहता है और वहां पर बैठा व्यक्ति बिल्कुल डम्ब टर्मिनल में बैठता है जिसमें ना ही सीपीयू होता है ना कुछ, सिर्फ और सिर्फ मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। तो इसके भरोसे डाटा नहीं निकाला जा सकता। तब डाटा निकालने के लिए उनको सर्वर से जुड़ना पड़ता है। तो डम्ब टर्मिनल जानकारी लाता है और जैसे अगर हम कहते हैं कि हमको टिकट बुक करना है तो हमारी जानकारी को प्रेषित करते हैं सर्वर पर और सर्वर उस जानकारी को एक्सेप्ट करता है। तो हम ये कह सकते हैं सर्वर जो डम्ब टर्मिनल होता है या तो जानकारी देता है या जानकारी लेता है, जानकारी को किसी भी प्रकार से एक्सेस नहीं कर पाता। ये है हमारा डम्ब टर्मिनल, ठीक है। दूसरा है हमारा स्मार्ट टर्मिनल। स्मार्ट टर्मिनल में जो गुण होता है बिल्कुल डम्ब टर्मिनल जैसा होता है, बट इसमें कुछ फंक्शंस ऐसे दिए होते हैं जहां पे डाटा को ये थोड़ी मात्रा में एक्सेस करते हैं। जैसा कि हमने देखा होगा ये सुपरमार्केट वगैरह में जो सिस्टम लगा होता है बिलिंग के लिए, उनमें कुछ फंक्शंस होते हैं जिसमें हम बिलिंग को चेंजेस कर सकते हैं और जो भी बिलिंग होता है उसको वहां पर वो एक्सेस करता है। एक्सेस करने के बाद उसको लगातार सर्वर में अपडेट करता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी सर्वर नहीं होता है, पर ये सर्वर के लिए डाटा को पहले एक्सेस करता है और एक्सेस करने के बाद सर्वर तक डाटा को अपडेट करता है। तो ये है हमारा स्मार्ट टर्मिनल, ठीक है। और तीसरा होता है हमारा इंटेलिजेंट टर्मिनल, ठीक है। इंटेलिजेंट टर्मिनल वो कंप्यूटर होता है, ये बिल्कुल हम अपने डेस्कटॉप को भी अगर कहें कि अगर ये इंटेलिजेंट टर्मिनल है तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। ये एक ऐसा कंप्यूटर है जो डाटा को अपने पास सुरक्षित रखता है, डाटा को एक्सेस करता है और जरूरत करने पर डाटा को सेंड भी करता है। तो एक कंप्लीट कंप्यूटर जो हमारे पास जैसे हमारे घर में होता है, हम ऐसे कंप्यूटर को इंटेलिजेंट टर्मिनल की संज्ञा में रख सकते हैं, ठीक है। फिर से मैं आपको रिवाइज कराना चाहूंगा एक बार। डम्ब टर्मिनल वो टर्मिनल जिसके पास सीपीयू नहीं होता, सिर्फ कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर के भरोसे जो चलता है, ये कहलाता है हमारा डम्ब टर्मिनल। दूसरा है हमारा स्मार्ट टर्मिनल, ठीक है, वो कंप्यूटर जिसके पास कुछ क्षमताएं होती है कि वो डाटा को अपने पास प्रोसेस कर सके, एक्सेस कर सके और उसके बाद फाइनली उसको डाटा को सर्वर को भेजना होता है। इसका उदाहरण है सुपरमार्केट, ठीक है, में लगे हुए सिस्टम। तीसरा होता है इंटेलिजेंट टर्मिनल, वो कंप्यूटर जो डाटा को ले भी सकते हैं, डाटा दे भी सकते हैं, डाटा को प्रोसेस भी करते हैं और डाटा उसी कंप्यूटर में ही स्टोर होता है। ये कहलाता है हमारा इंटेलिजेंट टर्मिनल, ठीक है। तो हमारे पास 3 प्रकार के टर्मिनल होते हैं, ठीक है। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो हम देखेंगे पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस से, ठीक है। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस से सबसे पहला मैंने आपको पहले बताया था पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पॉइंट का उपयोग करके उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कहलाता है हमारा पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। तो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस हम सबसे पहले देखेंगे माउस, ठीक है। तो मैंने पहले बताया था कि जिस तरीके से प्राइमरी इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है, वैसे ही प्राइमरी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस आपका माउस है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि माउस होता कैसे है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एक माउस, ठीक है, ये वायर्ड माउस है, वायर्ड ऑप्टिकल माउस, ठीक है। तो यहाँ पर जो माउस के सबसे पहले हम माउस में क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। पहला होता है सिंगल क्लिक, ठीक है, सॉरी डबल क्लिक, सिंगल क्लिक, राइट क्लिक, स्क्रॉल और ड्रैग। तो सबसे पहले हम देखते हैं माउस को इस तरीके से पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद ये जो लेफ्ट क्लिक है, इसको किसी भी ऑप्शन को एक बार सेलेक्ट करने से वो सिर्फ सेलेक्ट होगा और आप देखेंगे कि वो नीले कलर के एक घेरे में आ जाएगा। 2 बार क्लिक करने से वो एग्जीक्यूट हो जाता है और वो प्रोग्राम रन करने लगता है, ठीक है, लगातार 2 बार क्लिक करने से। तो इसको बोलते हैं डबल क्लिक। सिंगल क्लिक करने से सिर्फ सेलेक्ट होगा, डबल क्लिक करने से वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। दूसरी तरफ है राइट क्लिक, ठीक है। राइट क्लिक को आप जिस ऑप्शन पे ले जाएंगे, जैसे कि अगर आप MS वर्ड में ले जाते हैं, MS वर्ड के एक फाइल पर और राइट क्लिक करते हैं,
तो उस MS वर्ड के प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टी को वहां पर वो दिखाएगा और आपको किसको कौन सी प्रॉपर्टी को उपयोग करना है वो आप वहां पर ओपन करेंगे। तो ये कहलाता है आपका राइट क्लिक। ठीक है, इसके बाद दिया है बीच में आप देख सकते हैं स्क्रॉल। ठीक है, स्क्रॉल से आप डाटा को कंटेंट को ऊपर या नीचे की तरफ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कहलाता है स्क्रॉल। ठीक है, स्क्रॉल आप चाहें तो कीबोर्ड के सहायता से स्क्रॉल को कभी कभी लॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो। उसके बाद है हमारा ड्रैगिंग। तो आप ठीक है लेफ्ट क्लिक को दबाए दबाए किसी भी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पे डिस्प्ले को पकड़कर इधर से उधर मूव करा सकते हैं। ये कहलाता है हमारा ड्रैग करना। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई कंटेंट यहाँ है तो आप चाहें तो इधर ला सकते हैं। ये कहलाता है हमारा ड्रैग करना। ठीक है, ड्रैगिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके मेन फंक्शंस हैं। ठीक है, इधर हम देख सकते हैं, इधर एक बल्ब जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक्चुअल में ये लेजर लाइट है। ठीक है, इस लाइट के भरोसे ठीक है पूरा माउस अपना वर्किंग परफॉर्म करता है, क्योंकि जिस तरीके से ये माउस मूव करता है नीचे के लाइट्स नीचे सरफेस से टकराकर वापस माउस के अंदर आते हैं। ठीक है, और ये लोकेशन डिसाइड करते हैं कि पॉइंटर किस तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा माउस। आगे हम देखते हैं माउस के प्रकार। ठीक है, तो बेसिकली माउस के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला, जैसे कि मैं कीबोर्ड में देखा था मैकेनिकल कीबोर्ड, तो वैसे ही होता है यहाँ पर मैकेनिकल माउस। ठीक है, मैकेनिकल जो माउस होता है, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको सेम माउस को ही लेकर बताऊंगा। जो मैकेनिकल माउस होता है, जैसे कि यहाँ पे ये लाइट्स लगाए हुए हैं, ठीक है, लेजर किरण जो अंदर रहता है, सेम ऐसे ही यहाँ पर एक हम बॉल लगाते हैं। ठीक है, जो कि शुरुआत में चीनी मिट्टी का बॉल होता था। ठीक है, उसके बाद रबर के बॉल से रिप्लेस किया गया, क्योंकि चीनी मिट्टी का बॉल बहुत हैवी होता था तो उठाने में बहुत दिक्कत होता था, और बाद में रबर के बॉल से फिर रिप्लेस किया गया तो उसका वजन थोड़ा और कम हुआ। ठीक है, तो मैकेनिकल माउस में यहाँ पर बॉल का प्रयोग किया जाता था, चीनी मिट्टी के बॉल का, बाद में रबर के बॉल का, और इस तरीके से जब हम उसको मूव करते थे तो वो बॉल मूव करता था, और बॉल के मूवमेंट को माउस में लगा हुआ सेंसर रीड करके ठीक है आपके कंप्यूटर के अंदर भेजता था कि माउस को किस दिशा में मूव कराना है। तो ये कहलाता है हमारा ठीक है माउस, मैकेनिकल माउस। ठीक है, मैकेनिकल माउस को बाद में ऑप्टिकल माउस ने रिप्लेस कर दिया। इसका रीजन ये था कि इसका वजन बहुत ज्यादा हुआ करता था मैकेनिकल माउस का, जिसके कारण कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाले व्यक्ति को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसके बाद हम आते हैं ऑप्टिकल माउस। ठीक है, तो ये जो माउस है यही ऑप्टिकल माउस है। आप देख सकते हैं नीचे लेजर लगा हुआ है। ये माउस जैसे मूव करता है, ठीक है, जब ये मूव करता है तो इसके नीचे लाल कलर की एक लाइट जलती है जो सरफेस से टकराकर वापस माउस के अंदर जाता है, और अगर हम इसको आगे मूव करते हैं तो सरफेस से टकराकर वो लाइट अंदर जाता है, और अंदर लगा हुआ सेंसर रीड करता है कि माउस जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, और उसी कमांड को भेजता है सिस्टम के अंदर, और सिस्टम उस कमांड के अकॉर्डिंग आपके माउस के कर्सर को आगे की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस के अंदर 2 सेंसर लगे होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल सेंसर है माउस को दाएं और बाएं मूव करता है, और वर्टिकल सेंसर आपके माउस को ऊपर आगे और पीछे की तरफ मूव करता है। ठीक है, इसके साथ इसमें आप देख सकते हैं 2 क्लिक लगा हुआ है। ठीक है, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक, ठीक है, या सिंगल क्लिक कहें, और ठीक है डबल क्लिक और राइट क्लिक। ठीक है, तो ये है आपका माउस। उसके बाद माउस में एक तीसरा प्रकार होता है, जैसा कि हम देखें हैं कीबोर्ड में होता है, ठीक है, कि वायरलेस माउस, इसी को कह सकते हैं तार रहित माउस। ठीक है, वायरलेस माउस एक ऐसा माउस होता है, ठीक है, जिसमें हम केबल का यूज नहीं करते, सीधे माउस को कंप्यूटर से, ठीक है, इंफ्रारेड किरण के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें जोड़ने के लिए हम कंप्यूटर में एक डिवाइस लगाते हैं, और हमारे माउस में वो डिवाइस इनबिल्ट रहता है। इसी के द्वारा दोनों के बीच संपर्क स्थापित होता है, और जो माउस है सिग्नल को रीड करके, ठीक है, सीपीयू जो है माउस के सिग्नल को रीड करके पॉइंटर को मूव कराता है। ठीक है, तो ये था हमारा माउस का प्रकार। अब हम देखते हैं हमारे पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस में अगला जो हमारा टॉपिक है जॉयस्टिक। ठीक है, जॉयस्टिक जो होता है वो ऑब्जेक्ट को, ठीक है, किसी भी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट को, ठीक है, मूव कराने के लिए, ठीक है, दाएं बाएं कराने के लिए, ऊपर नीचे कराने के लिए, जंप कराने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये होता है हमारा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये किसी कार में लगे गियर के जैसा दिखाई देता है, और इसको बेसिकली जो बच्चे गेम खेलते हैं कंप्यूटर में या वीडियो गेम में, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा जॉयस्टिक, है ना। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रैक बॉल। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ट्रैक बॉल बिल्कुल माउस में लगा हुआ ये ऊपर स्क्रोल होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है,
बस अंतर ये होता है कि हम जब एक कंप्यूटर में जो ट्रैक बॉल लगाते हैं वो बेसिकली इस तरीके से सरफेस में उभरा हुआ रहता है, और उसको हम जैसे जैसे अपनी उंगली से दाएं बाएं या ऊपर नीचे करेंगे उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग पॉइंटर को वो आगे पीछे या ऊपर नीचे की तरफ मूव करते हैं। ये कहलाता है हमारा ट्रैक बॉल, ठीक है। इसका फायदा ये होता है कि अगर आप माउस को कभी मूव कराते हैं तो कभी कभी जगह की हमको कमी पड़ जाती है, इसके चलते हमको किसी चीज को हटाना पड़ता है या माउस को पूरा उठा के जगह बदलना पड़ता है। परंतु ट्रैक बॉल में यही फायदा है, आप अपनी उंगली से इस तरीके से ट्रैक बॉल में ऊपर लगे बॉल को आप मूव करा कर सकते हो, तो बॉल अपनी जगह पे स्थिर रहेगा और उसके हिसाब से आप आसानी से काम कर सकते हैं। कई लैपटॉप में आप ट्रैक बॉल देख सकते हैं, ठीक है, और ये बहुत फायदे का चीज होता है क्योंकि इससे आपको अलग से सरफेस की आवश्यकता नहीं होती, उतने से ही जगह में आप इसको मूव करा सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारा टच स्क्रीन, ठीक है। तो टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है जो कि बेसिकली आप सभी जानते हैं, करंट में हम जो टच स्क्रीन यूज कर रहे हैं जैसे मोबाइल में, एटीएम में, और आजकल लैपटॉप भी आते हैं टच स्क्रीन। तो आजकल बेसिकली सारी चीज़ों को जहाँ पर डिस्प्ले है और जिस अगर हमको डिस्प्ले से यूज़र इंटरेक्शन कराना है तो टच स्क्रीन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि यूज़र इंटरेक्शन कराने के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। अगर किसी ग्राफिक्स को टच करना है, अगर बटन के माध्यम से टच करते हैं तो वहाँ पर जो एक गैप बन जाता है, और टच स्क्रीन सीधा अगर टच करें तो वहाँ पर बहुत फास्ट वे में होगा और दूसरा यूज़र को इस चीज़ को समझने में बहुत ही आसानी होती है, ठीक है। इसके लिए हम टच स्क्रीन का प्रयोग करते हैं। टच स्क्रीन भी दो टाइप के होते हैं, पहला रजिस्टिव और दूसरा कैपेसिटिव। रजिस्टिव टच स्क्रीन जो होता था पहले हम ये प्रेशर के बेस पे काम करता था, इसके लिए हमें एक स्पेशल डिवाइस की आवश्यकता होती थी। उस स्पेशल डिवाइस से हम टच स्क्रीन को टच करते थे, जिससे एक प्रेशर जाके बनता था, दो फिल्म के बीच में गैप होता था, जब दोनों फिल्म टकराते थे तब वहां पर वो जो टच स्क्रीन है वो एक्टिव होता था। तो ये कहलाता था हमारा रजिस्टिव टच स्क्रीन। इसके लिए हम जैसे वर्तमान में भी हम हाथ का प्रयोग करते हैं टच स्क्रीन को ऑपरेट करने के लिए, ऐसा संभव नहीं था। उस समय हमको एक डिवाइस की आवश्यकता होती थी, उस डिवाइस से क्लिक करने पर ही वो वर्क करता था। अभी जो वर्तमान में हमारे पास जो डिवाइस है वो है हमारा कैपेसिटिव टच स्क्रीन, जिसमें सेंसर लगा होता है, और जैसे हम अपनी उंगली से या फिर स्पेशल ग्लव से टच करते हैं तो हमारा जो टच स्क्रीन वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो वैसे वर्तमान में सिर्फ कैपेसिटिव टच स्क्रीन को ही हम यूज कर रहे हैं और दूसरे टच स्क्रीन का यूज लगभग ना के बराबर है। अब हम आगे चलते हैं लाइट पेन की तरफ। लाइट पेन एक ऐसा पेन है जिसके थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे लाइट पेन को का दूसरा नाम भी है एक इलेक्ट्रॉनिक पेन, और दूसरा इसी को ही सामान्य भाषा में स्टाइलस कहा जाता है। जो लाइट पेन होता है इसके माध्यम से आप कंप्यूटर से जो प्रकाश मिलता है वहां पर आप स्टाइलस के सहयोग से आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं, और ये ड्रॉ पूरी तरीके से आपकी स्क्रीन पर जाके छपेगा, और आप जो भी चीज ड्रॉ करेंगे इसको आप कंप्यूटर में सेव भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा आजकल बहुत ज्यादा डिजिटल हमने सुना होगा कि डिजिटल क्लासेस, बहुत सारी कंपनियां डिजिटल क्लासेस के फंक्शन दे रहे हैं। इसमें क्या होता है, एक प्रोजेक्टर लगा होता है और प्रोजेक्टर बोर्ड पे प्रोजेक्ट करता है, और जो बोर्ड है वो आपके सिस्टम से कनेक्ट होता है। तो इससे जो लाइट्स आते हैं इसके साथ हम लाइट पेन के सहयोग से जो भी चीज ड्रॉ करते हैं अपने बोर्ड पे वो बिल्कुल छपता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, और वो हमको बोर्ड पे दिखाई देता है। इसमें जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है इसका जो लीड होता है वो इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू वर्क करता है, और इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से पूरा रीड करता है, और हम जो भी लिखते हैं वो हमको ऐसा लगता है कि हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, परंतु वो प्रकाश के साथ क्रिया करके जो भी इमेज है वो ड्रॉ करता है। और सबसे अच्छा चीज ये है, जो भी चीज हम ड्रॉ करते हैं उसको हम सेव कर सकते हैं। जैसे अगर हम 7th A और 7th B दो क्लास ले रहे हैं और हमने 7th A के लिए सब कुछ ड्रॉ किया, तो हमको 7th B में दोबारा उसको लिखने की जरूरत नहीं, हम उसको सेव कर सकते हैं और 7th B की क्लास में उसको सेम वहां पे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कहलाता है हमारा लाइट पेन। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डिजिटाइजिंग टैबलेट, ठीक है, या इसी को कहा जाता है ग्राफिक्स टैबलेट, ठीक है। इसके थ्रू हम कोई भी इमेज ड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही रफली, ठीक है। जैसे कि अगर हम जैसे कि एक बच्चे के पास स्लेट है और वो स्लेट पे जो भी लिखता है वो उस स्लेट पे ड्रॉ हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर एक डिजिटाइजिंग टैबलेट है। हम उस टैबलेट पे जो भी लिखेंगे वो हमारे कंप्यूटर पे बिल्कुल हमको क्लियर दिखाई देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हम हाथ से अगर कोई चीज ड्रॉ करके कंप्यूटर पे ले जाना चाहते हैं तो बहुत इजीली ले जा सकते हैं। जैसे कि एक पेंट होता है, पेंट में हम माउस के थ्रू कोई भी ड्रॉ करते हैं पर वो बहुत अच्छे से ड्रॉ नहीं होता है, ठीक है, अगर हम फ्रीली हैंड के थ्रू ड्रॉ करना चाहें तब, ठीक है। जबकि अगर हम डिजिटाइजिंग टैबलेट को लेकर कोई भी चीज ड्रॉ करना चाहें तो बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। आपने देखा होगा आजकल डाकिया आपके घर डाक लेके आता है तो आपको बोलता है कि प्लीज यहाँ पे साइन करिए, उसके लिए वो आपको अपना मोबाइल देता है और वहां पर आपको साइन करने के लिए बोलता है, तो आप अपने हाथ से साइन करते हैं और वो साइन जाकर उसमें स्टोर हो जाता है।
बिल्कुल वैसे ही है हमारा डिजिटाइजिंग टैबलेट। इसमें आप जो भी चीज़ ड्रॉ करेंगे वो आपके कंप्यूटर में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इतने सारे हमारे पास पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस हैं। अब हमारा जो इनपुट डिवाइस का जो अगला कैटेगरी है वो स्कैनिंग इनपुट डिवाइस है। तो स्कैनिंग इनपुट डिवाइस में आज हम सबसे पहले देखेंगे स्कैनर। तो आप स्कैनर से भली भांति परिचित होंगे। किसी भी आजकल हमको ऑनलाइन फॉर्म भरना है या फिर कुछ भी करना है, तो जैसे ऑनलाइन फॉर्म में हमको सिग्नेचर और फोटो ये कंपलसरी होता है कि ये 2 डॉक्यूमेंट हमको अपलोड करना है। अभी कभी कभी हो जाता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करना है। तो ऐसी स्थिति में हमको स्कैनर जो है हमारा जो हार्ड कॉपी का जो डॉक्यूमेंट है उसको कंप्यूटर के अंदर एक पिक्चर के रूप में उपलब्ध कराता है, जिसको हम अपने अपने पोर्टल पे अपलोड करते हैं, ठीक है। जैसे सिग्नेचर हो गया, हमारा फोटो हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि स्कैनर एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो किसी भी चित्र को कंप्यूटर के अंदर जेपीजी फॉर्मेट में या आप जिस फॉर्मेट में चाहेंगे उस फॉर्मेट में एक चित्र उपलब्ध कराता है। तो ये है हमारा स्कैनर, ठीक है। दूसरा हमारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन के बारे में मैं ऐसे आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक कैरेक्टर का फोटो है, ठीक है। अगर हम उस फोटो को ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन के सामने रखते हैं तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन उस फोटो से उन सिर्फ कैरेक्टर्स को इनपुट करेगा और कैरेक्टर को आस्की कोड में परिवर्तित करके सिस्टम के अंदर ले आएगा, ठीक है। जिसके बाद अगर मान लीजिए एक पेपर पे लिखा हुआ है सत्यप्रकाश कश्यप और हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन से उसको क्लिक करते हैं तो वो उस सत्यप्रकाश कश्यप को अंदर ले जाएगा। उसके बाद अगर मुझे सत्यप्रकाश कश्यप से प्रकाश को काटना है या कश्यप को काटना है तो बहुत ही इजीली मैं काट सकता हूँ, या कुछ उसमें ऐड करना है तो कर सकता हूँ। तो ये हम कह सकते हैं कि बिना एफर्ट लगाए, जो बिना टाइपिंग किए हम टेक्स्ट को जो इमेज से टेक्स्ट को इनपुट करा सकते हैं। तो ये होता है हमारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। आगे हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो इसके बारे में भी हम देख चुके हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर आजकल होने वाले जितने भी जो कि OMR सीट में जितने भी एग्जाम होते हैं जिनका रिजल्ट बहुत ही फास्ट आता है, ठीक है। अभी एग्जाम हो और महीने भर में आपका रिजल्ट आ जाता है, जबकि एग्जाम देने वाले बच्चे लाखों होते हैं, 3 लाख 4 लाख 5 लाख बच्चे होते हैं और उनका रिजल्ट 2 महीने के भीतर घोषित हो जाता है। तो ये संभव हो पाया है सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल मार्क रीडर के चलते, क्योंकि ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है जो मशीन होता है वो इन मार्क्स को रीड करके, ठीक है, तुरंत ही काउंट करके बताया जाता है कि कौन कौन से खंड में कौन कौन से गोले पे निशान लगाया गया है और कंप्यूटर के तुरंत आता है कि सामने वाले को कितना नंबर मिला है। तो ये क्या कहता है हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर जो रीडर होता है ये काले गोले को बहुत अच्छे से रीड करता है, इसीलिए बार बार बताया जाता है कि आप काले बॉल पेन का प्रयोग करें, ठीक है। इसके बाद जो आता है हमारा MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इंक कैरेक्टर रीडर में, ठीक है, मैग्नेटिक इंक का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो मशीन होता है और बेसिकली इस इंक का प्रयोग जैसे चेक में हो गया, ठीक है, किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो चेक होता है चेक को किसी मशीन से लेकर इस मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर के सामने अगर रखने से वो क्लियरली बता देगा कि चेक ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, ठीक है। तो इसका मूल उद्देश्य होता है इसको वेरीफाई करने का कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, और बहुत सी चीज़ों को रीड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज होता है वो चेक में होता है, या फिर आप स्टाम्प भी देख सकते हैं, ठीक है। स्टाम्प में भी वेरीफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। लास्ट है हमारा बार कोड रीडर। बार कोड रीडर एक ऐसा मशीन है जो बहुत ही बारीक अक्षर में लिखे हुए बार कोड को एक बार सिर्फ क्लिक करने से रीड करके स्कैन करके सीधे हमारे कंप्यूटर के अंदर ले आता है। आपने देखा भी होगा, आप जब भी स्पीड पोस्ट करने जाएंगे तो वहां पर जितने बार भी स्पीड पोस्ट किया जाता है, स्पीड पोस्ट करने वाला व्यक्ति जो है हर बार बार कोड के सामने अपने मशीन को रखकर एक बार अपने मशीन के बटन को पुश करता है। जैसे ही पुश करते हैं तो वो जो बार कोड लिखा हुआ होता है वो सीधे कंप्यूटर के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो वहां पर इसको बार बार करने की आवश्यकता मतलब आपको बार बार देखकर उसको टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती, आप सीधे ही उसको इनपुट करा सकते हैं। तो ये है हमारा बारकोड रीडर। बारकोड रीडर का एक और उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे सुपरमार्केट वगैरह में आप देखेंगे किसी प्रोडक्ट में जो बारकोड लिखा होता है वहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही बारकोड पे क्लिक किया जाता है उसका जो बारकोड सिस्टम पे एंट्री हो जाता है और साथ ही साथ उसका जो प्राइस है वो भी वहाँ पे एंटर हो जाता है, क्योंकि बारकोड के साथ उसका प्राइस जो है कहीं ना कहीं इंटीग्रेट रहता है, ठीक है। तो ये था हमारा बारकोड रीडर। अब आगे हम देखते हैं ऑडियो विजुअल इनपुट डिवाइस, जो लास्ट सेक्शन है हमारे इनपुट डिवाइस का। तो सबसे पहले हम देखेंगे वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और सबसे बहुत ही अच्छा ही टेक्नोलॉजी है। आप देख सकते हैं वॉइस रिकॉग्नाइजेशन में
आपके सिस्टम पर एक माइक का सिंबल आएगा और माइक का सिंबल को क्लिक करते साथ अगर आप जो भी कहेंगे, अगर आपके सिस्टम का जो माइक्रोफोन ऑन है तो आप जो भी कहेंगे वो कंप्लीटली आपके सिस्टम के अंदर इनपुट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपको आप सिर्फ बोलते जाएंगे और वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम के अंदर टाइप होना शुरू हो जाता है। ये कहलाता है हमारा वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। दूसरा होता है हमारा माइक्रोफोन। ठीक है, तो माइक्रोफोन एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसमें आप जो भी बोलते हैं वो एक एनालॉग सिग्नल होता है। एनालॉग को आपका जो माइक्रोफोन है वो इनपुट करता है, ठीक है, और उसको एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके आपके सिस्टम के अंदर स्टोर किया जाता है। तो यह है हमारा माइक्रोफोन। और तीसरा है हमारा डिजिटल कैमरा। ठीक है, डिजिटल कैमरा एक ऐसा इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जिसके द्वारा आप कहीं भी फोटो खींचकर, ठीक है, उसको एक डिजिटल फॉर्म में आपके सिस्टम के अंदर पहुंचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केबल। आपको किसी दूसरे डिवाइस को यूज करने की जरूरत भी नहीं है। और आपके डिजिटल कैमरा का जो सबसे बड़ा गुण है, आप डिजिटल कैमरा में जो भी फोटो खींचते हैं वो एक मेमोरी कार्ड में स्टोर होता है, जिससे आपको बार बार उसमें रील को, जिस तरीके से पुराने कैमरे में रील में हमको बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता था, अगर आपने एक रील से फोटो खींचा और अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं तब भी वो रील वेस्ट हो जाता था, ऐसा इसमें नहीं है। अगर मान लीजिए आपको कोई फोटो पसंद नहीं आया तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे अच्छा गुण है। डिजिटल कैमरा का एक और गुण है, डिजिटल कैमरा में दो टाइप के कैमरे होते हैं, फ्रंट एंड रेयर। ठीक है, फ्रंट जो रेयर कैमरा होता है जिससे आप दूर का कोई फोटो ले सकते हैं, और एक फ्रंट कैमरा होता है जिसको आजकल हम लोग वेब कैम बोलते हैं। वेब कैम जैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप किसी से डायरेक्टली चैटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन चैटिंग, ऑनलाइन मीटिंग, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस, इन चीज़ों के लिए आजकल वेब कैम का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, ये डिजिटल कैमरा का सबसे बड़ा गुण है। डिजिटल कैमरा का दूसरा गुण तो मैंने आपको बताया कि बहुत ही कहना चाहिए, जो हमारा जो बजट है वो हमारे बजट के अंदर बहुत ही अच्छे से इसको हम ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बार बार रील वगैरह का वेस्टेज नहीं होता। आप एक चीज़ का 4 बार फोटो खींचिए, अगर आपको जो पसंद आ रहा है वो रखिए, बाकी आप डिलीट कर सकते हैं। तो डिजिटल कैमरा के आने के बाद जो फोटो खींचने का जो चलन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इसका कारण ये है कि जो हमारे एक्सपेंसेस है वो इसमें बहुत कम हुए हैं। तो हमारे इनपुट डिवाइस में ये यहाँ तक था। इसके बाद हम देखेंगे ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम। ठीक है, एटीएम जो है इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये दोनों ही फंक्शन करता है, इनपुट भी और आउटपुट भी। अगर आप प्रॉपर इनपुट देते हैं तो आप इसका आउटपुट दे सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम अपना एटीएम कार्ड इनपुट कराते हैं, इसके बाद एक मैसेज हमारे पास आउटपुट के तौर पर डिस्प्ले पे आता है, फिर वहां पर हमसे एक पिन मंगाया जाता है, हम पिन इनपुट कराते हैं, फिर से एक मैसेज आउटपुट के तरीके से आता है कि आपको करना क्या है, बैंकिंग। फिर हमसे पूछा जाता है कि बैंकिंग में आपको क्या करना है, बैलेंस इंक्वायरी करना है या फिर विड्रॉ करना है। अगर हम वहाँ पे विड्रॉ करते हैं तो हमसे पैसा पूछा जाता है, हम पैसा वहाँ पर इनपुट करते हैं। अगर हम पैसा इनपुट करते हैं तो आउटपुट के तौर पे फिर हमको पैसा निकाल के दिया जाता है। तो एटीएम जो है अगर हम कहें तो एक सबसे कंप्लीट अच्छा उदाहरण है इनपुट और आउटपुट का। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा इनपुट डिवाइस का जो सेक्शन था वो कंप्लीट होता है। आप सभी से निवेदन है कि उसको अच्छे से स्टडी करिए, और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।